ओके बच्चों, वेलकम टू द पीडियाट्रिक्स रिकॉल INICET November 2023 and congratulations to all of us. India has finally won the game. So I come with very good news and of course the later good news will follow कि आपके पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन आई होप सो सारे अच्छे हुए होंगे, ठीक है, सारे करेक्ट हुए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। द फर्स्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एक दो थोड़े टेढ़े क्वेश्चंस आए थे, बट आई एम श्योर आप लोग आंसर करने में सक्षम हो गए होंगे, राइट। चलो अब शुरू करते हैं। पहला, अ बेबी वैक्सीनेटेड एट 14 वीक्स, द यूजुअल क्वेश्चन वैक्सीनेशन पे आना ही आना था। विच वैक्सीन टू बी गिवन नेक्स्ट, रूट एंड साइट, पूछा गया था आपसे। सो 14 वीक्स के बाद अगर हम नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल देखें बच्चों, तो उसमें 14 वीक्स के बाद व्हाट कम्स इज द 9 मंथ्स वैक्सीनेशन विद MR। MR स्टैंड्स फॉर मीजल्स एंड रुबेला एंड 9 मंथ्स पे देनी होती है हमें। एंड कहाँ देनी होती है, रूट क्या होता है, रूट सबक्यूटेनियस होता है MR वैक्सीन का, एंड कहाँ देनी होती है। तो कैसे आपने याद रखना है, देखो BCG का ट्रेडिशनल साइट होता है लेफ्ट आर्म, MR वैक्सीन हम देते हैं राइट आर्म पे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, MR वैक्सीन एट 9 मंथ्स सबक्यूटेनियसली राइट आर्म। सो दिस इज व्हाट यू नो, हमको इसमें सही ऑप्शन लगेगा एंड ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दैट ऑल इंजेक्टेबल वैक्सीन्स यूजुअली हम कहाँ देते हैं, एंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ थाई में देते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू वैक्सीन जिसके लिए कुछ स्टैंडर्ड साइट्स डिजाइंड है। BCG के लिए तो इसलिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू लुक फॉर द स्कार एंड इट इज ऑलवेज इफ यू नो सेट द कन्वेंशन की वी हैव टू गिव ऑन लेफ्ट अपर आर्म। सो द मोमेंट यू हैव टू लुक फॉर द BCG स्कार यू विल ऑलवेज लुक फॉर द स्कार एट द लेफ्ट अपर आर्म। तो लेफ्ट शोल्डर होता है BCG के लिए, राइट। देन उसके बाद MMR और FIPV के लिए सेम होता है। FIPV इज फ्रैक्शनेटेड IPV जो अगेन आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके लिए राइट अपर आर्म है, जो कि अब आपका क्वेश्चन आया था। जैपनीज एनकेफ्लाइटिस के लिए लेफ्ट अपर आर्म अगेन मेंशन्ड है। एंड PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो निमोनिया की वैक्सीन होती है उसके लिए डेजिग्नेटेड साइट है राइट एंट्रोलेटरल थाई। कोई स्पेसिफिक रीजन बाकी सबके साथ नहीं है, बट डेफिनेटली BCG के साथ है दैट इट इज़ द लेफ्ट शोल्डर फॉर श्योर टू लुक फॉर द स्कार, राइट। चलो ओके, सो लेट अस सी आप लोगों ने कैसे किया। सो आई एम वेटिंग फॉर द चैट टू कम. Okay, next is so this is a national immunization schedule I have already included in this, and you can see that 6, 10, 14 पे आपकी usual vaccination pentavalent vaccination होती है along with fractionated IPV and of course measles rubella first dose along with vitamin A the first dose 9 completed months पे आती है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू असेस पेरीनेटल एस्फिक्सिया। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वॉट एवर ऑप्शन दैट आई गॉट उसमें से मैंने बेस्ट आपसे निकालने की कोशिश करी है। सो लेट अस सी इसमें क्या ऑप्शंस मिले हमें। एपगार्ड स्कोर ऑफ 4 to 7 आफ्टर 5 मिनट्स, इज दिस द आंसर? और कॉड pH of less than 7.2 or hypotonia or the presence of hypocalcemia. See, I am not very sure whether the fourth option was present or not as per the source of the recall, but then this is what we could muster. So देखते हैं first what are the definitions, how is perinatal asphyxia defined, पहले वो देख लेते हैं। So we have 2-3 definitions which we usually follow. So first definition is the presence of either of the following is suggestive of birth asphyxia. सबसे पहले persistence of Apgar score of 0 to 3 for more than 5 minutes. अगर आप recall करो आपके question में 4 to 7 दे रखा था, so that is definitely not the case. स्कैल्प और कॉर्ड ब्लड pH लेस देन 7.0, आपके क्वेश्चन में 7.2 आया हुआ था, ठीक है। देन एविडेंस ऑफ मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन इन इमीडिएट न्यूनेटल पीरियड, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। एंड फोर्थ and very important criteria with respect to your question is neurological manifestations. और कुछ definitions देख लेते हैं। According to National Neonatology Foundation जो हमारा NNF है इंडिया का and WHO, हमने कैसे categorize किया है birth asphyxia को severe and moderate में। तो severe वो तब बोलते हैं जब 0 to 3 at 1 minutes हो and moderate जब 4 to 7 at 1 minute हो। आपके क्वेश्चन में 4 to 7 at more than 5 minutes था, तो डेफिनेटली वो तो ऑप्शन आउट है। और क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है बर्थ एस्फिक्सिया की फॉर द कम्युनिटी सेटिंग, ये भी NNF ने दी है। सो दिस इज फॉर दोस सेमी ट्रेन्ड स्टाफ जो कि डॉक्टर नहीं है एट द ग्रास रूट लेवल, हाउ दे कैन डिटेक्ट एस्फिक्सिया। सो एब्सेंस ऑफ क्राई एट 1 minute इज एस्फिक्सिया फॉर देम,
एब्सेंट और इनएडिक्वेट ब्रीदिंग, एंड अगर एट 5 मिनट्स भी सेम चीज़ हो, दैट मीन्स नो क्राई एंड नो ब्रीदिंग, देन वी कॉल इट सिवियर एस्फिक्सिया. सो दिस इज फॉर द कम्युनिटी सेटिंग. सो वंस वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस, तो आप नोटिस करोगे कि अब आपका आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा. सो वी अगेन रीविजिट द क्वेश्चन, और इसमें आप क्या देखते हो कि आपका स्कोर ऑफ 4 to 7 एट 5 मिनट्स तो किसी हालत में नहीं है. कॉड पीएच 7.0 से कम होता तो हम सोचते. हाइपोकैल्सीमिया तो कहीं फिगर आउट नहीं करता, ऑल्दो हाइपोकैल्सीमिया इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिवियर बर्थ एस्फिक्सिया, बट देन इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू असेस बर्थ एस्फिक्सिया. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज हाइपोटोनिया. अब आप बोलोगे मैम इसमें तो हाइपोटोनिया कहीं क्लियरली मेंशन नहीं था. See, of all the options which I have got, तो उसमें तो सबसे पहले हाइपोटोनिया इसलिए फिगर आउट करता है क्योंकि आप नोटिस करो इधर हमने देखा था द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस. सो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में आपका हाइपोटोनिया होता है. हाइपोटोनिया इज बोथ सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल. क्यों होता है हाइपोटोनिया? बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द डिक्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, एज वेल एज बिकॉज ऑफ द सिवियर CNS डिसफंक्शन विच अकम्पनीज पेरीनेटल एस्फिक्सिया. सो ये दो रीजंस होते हैं, एंड दैट इज वाई हाइपोटोनिया इज वन ऑफ द मार्कर ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि हमें रिकॉल में मिला है. इसमें बेस्ट ऑप्शन तो हाइपोटोनिया ही रहेगा. ठीक है, तो चलते हैं अब आगे. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखें जरा. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज इंक्रीज्ड इन सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देयर इज लॉस ऑफ लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स, एंड इसलिए हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स हमको देखने को मिलेंगे, एंड इसमें हमारा अल्फा-2 ग्लोबुलिन आंसर होगा. अगर आप इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का पिक देखो, दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगर आप देखो ये जो पीक है ये एल्ब्यूमिन की है, और अल्फा-2 ग्लोबुलिन की हार्डली एनी पीक है, थोड़ा गामा ग्लोबुलिन की पीक रहती है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एल्ब्यूमिन की पीक है, ठीक है, बट डेफिनेटली इससे कम है. इससे मतलब आपके नेफ्रोटिक, दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड हियर यू कैन सी द अल्फा-2 ग्लोबुलिन इज मार्केटली पीक्ड एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाला इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका अल्फा-2 ग्लोबुलिन, दैट इज इंक्रीज्ड ऑन सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट. सो the correct answer is going to be the D option. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चाइल्ड विद अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट वी शुड नॉट डू. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज द चाइल्ड विद अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट वी शुड नॉट डू. सी, गिवन द ऑप्शंस, मुझे फोर्थ ऑप्शन नहीं मिला. अगर आपके पास फोर्थ ऑप्शन है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या और ऑप्शंस इसमें आए थे. ऑफ ऑल द ऑप्शंस व्हाट वी कैन गैदर, इसमें से अगर बेस्ट ऑप्शन आपने नहीं करना है इन अ चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन. देखो, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन विल बी indicated when the child is going into respiratory failure. Acute respiratory distress में usually जो respiratory rate होगा वो increased respiratory rate होगा, और उस टाइम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इन तीनों में से तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा. Let us look at the other options. क्यों वो ज़्यादा बेटर रहेंगे? See, increase in PEEP pressure will definitely be helpful. What is PEEP? If I have to write, PEEP is peak and expiratory pressure. So this pressure, when we deliver, it helps us in recruiting the collapsed alveoli, and plus it also helps in preventing the collapse of the alveoli at the end of the expiration. So that means अगर बच्चे को respiratory distress है जिस भी कारणवश, ठीक है, वो अपने accessory muscles use कर रहा है, तो पीप देने से क्या होगा, थोड़ा बहुत alveolar ventilation बढ़ जाएगा, because हम नए नए alveoli recruit करना चाहेंगे, और जो already recruited है उनको collapse नहीं हो, इसलिए पीप काम में आता है. So this is a very good option कि हम ये A option तो करेंगे. What about the third option? Of course, you would like to increase the oxygen delivery across the alveoli. जो भी alveoli बचे हुए काम कर रहे हैं, बाकी diseased alveoli है, respiratory distress शायद इसी वजह से है, ठीक है. तो इस वजह से आप चाहोगे कि जो भी alveoli काम करें उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन अच्छे से अच्छा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जाए इनसाइड द alveolar air, ताकि वो हमारे गैस एक्सचेंज में, ब्लड में पहुंच जाए गैस एक्सचेंज के द्वारा. तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन थ्रू नेजल ट्यूब भी हम देना चाहेंगे.
So what we would not like to give at here is bag and mask ventilation. At least इन तीनों में से तो यही चीज़ निकल के आ रही है, बट ऑफ कोर्स अगर कोई फोर्थ ऑप्शन है तो आप मुझे यू कैन प्रोवाइड मी विथ एंड देन वी कैन सी कि बेटर ऑप्शन क्या होगा. आउट ऑफ दीज थ्री तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन वुड बी मोर इंडिकेटेड इन अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और इन लेटर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जब बच्चा थकने लग जाता है एंड वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने लग जाता है. ठीक है. Okay, now let us come to the next question. Mother brings 9-month-old child. Respiratory rate is 48 per minute and the child has fever but no chest retractions and the child is diagnosed to have pneumonia. What is the next step in management? ठीक है, so next step in management अगर हम देखें इसमें, so बच्चों अगर ये प्रैक्टिकली हम देखें कि डे इन डे आउट वी सी सच सिनेरियो एज पीडियाट्रिशियंस, सो इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज क्या 9 मंथ्स पे रेस्पिरेटरी रेट 48 पर मिनट अगर दी हुई थी, क्या वो सिग्निफिकेंट है? तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज यू शुड नो द कट ऑफ क्या हम कहते हैं. ट्रेडिशनली द कट ऑफ फॉर टैकेप्निया इज इक्वल टू और मोर देन 50 पर मिनट. कौन सी एज ग्रुप में? 2 to 12 मंथ्स में, और ये बच्चा हमारा 9 मंथ्स में. लेस देन 2 मंथ्स के लिए कट ऑफ 60 होती है. ठीक है. एंड 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक कट ऑफ रहती है 40 पर मिनट. अगर 40 पर मिनट से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है तो टैकेप्निया कहेंगे, पर उसमें बच्चे की उम्र होनी चाहिए बिटवीन 1 ईयर टू 5 ईयर्स ऑफ एज. राइट. तो ये तो बच्चा हमारा 9 मंथ्स का है. एंड द कट ऑफ ओवर हियर टू क्लासीफाई द थिंग एज द रेस्पिरेटरी रेट एज टैकेप्निया is equal to or more than 50 per minute. If the child, the respiratory rate given is 48 per minute, right, and with fever but no chest retraction, and इसमें बोला हुआ है child is diagnosed to have pneumonia. So what will now the question arises, pneumonia फिर कैसे हुआ? तो pneumonia is not always about respiratory distress. You can have chest findings in form of crepitations or rhonchi without the presence of increased respiratory rate, right? तो ऐसे में आप क्या करोगे? You can see that there are no danger signs. कोई tachypnea नहीं है, कोई retractions नहीं है, कोई refusal to feed नहीं है, कोई altered sensorium नहीं है, कोई stridor in a calm patient मेंशन नहीं है. तो अगर हमारे जनरल डेंजर साइंस नहीं हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की तो बात ही नहीं है. सो व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज डेफिनेटली सेंड दिस चाइल्ड बैक होम विद ओरल मेडिकेशन, एंड प्रेफरेबली यहाँ ओरल मेडिकेशन में अगर एंटीबायोटिक्स लिखे होते तो बेटर ऑप्शन होगा ये. तो ओरल एंटीबायोटिक्स पे आप इस बच्चे को घर भेज दोगे. ठीक है. No treatment needed. See, since it is mentioned that the child is diagnosed to have pneumonia, so I will not say no treatment needed, right? तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, right? अच्छा, उसके अलावा what else is there is कि what about the first two options? तो hospitalization जैसे मैंने बताया आपको out of question है. Especially the second option, hospitalize the child and give oral antibiotics. If you have to give oral antibiotics, that means the child is able to take orally, his sensorium is intact, तो आप hospitalize ही क्यों करोगे? तो second option का तो कोई sense ही नहीं बनता, right? अब ये तो हुई जनरल बात. अगर हम IMNCI के हिसाब से देखें, बिकॉज आई डोंट नो वेदर दिस क्वेश्चन केम अकॉर्डिंग टू IMNCI और नॉट, तो अगर हम IMNCI जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन विद निमोनिया, नाउ दीज प्रोटोकॉल्स आर फॉर द ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हु आर नॉट क्वालिफाइड एज डॉक्टर्स, राइट. उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन दे रखा है. तो अगर हम वो देखें, सो सिंस द चाइल्ड इज़ 9 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है, हमारे बच्चे का एज है 9 मंथ्स, सो चाइल्ड एज 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स में अगर हम देखें, हमारे 3 ऑप्शंस आते हैं. नो निमोनिया होता है, निमोनिया या सिवियर निमोनिया या वेरी सिवियर डिजीज. यहाँ पे ध्यान ये रखना है, देयर इज नो टर्म एज वेरी सिवियर निमोनिया. ईदर इट इज वेरी सिवियर डिजीज और देयर इज सिवियर निमोनिया. ना हाउ डू यू क्लासीफाई? तो अगर हम इससे देखें तो नो साइंस ऑफ फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इन ड्रॉइंग, तो ये कफ और कोल्ड है और इसमें आप कुछ नहीं करोगे, बच्चे को घर भेज दोगे, विद एडवाइज द मदर टू टेक होम केयर एंड कम बैक आफ्टर 5 days. अब सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखो, इसमें अगर बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इन ड्रॉइंग है तो ही निमोनिया क्लासीफाई होता है. तो जैसे मैंने बताया, ये जो गाइडलाइंस हैं ये ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के लिए बच्चों, ये हम MBBS डॉक्टर्स के लिए नहीं है, हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के लिए. तो इस वजह से इसमें बहुत ही क्लियर कट बोला हुआ है कि अगर फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट इन ड्रॉइंग है तो हम तभी निमोनिया बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो विजुअल इंस्पेक्शन से किसी भी लेवल वर्कर को, ग्रास रूट लेवल वर्कर को पता चल जाएगा. तो इसमें है गिव ओरल
amoxicillin for 5 days and relieve the cough by some the home treatment and advise mother to return within the 3 days. And of course the severe pneumonia will be when the child is having these danger signs, right? तो इसमें तो you have to give the first dose of IV antibiotic then and there and refer urgently to the hospital because this child requires hospitalized care. राइट, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि क्योंकि इसमें एक तो निमोनिया लिखा हुआ है एंड रिट्रैक्शंस या चेस्ट इंड्रॉइंग नहीं है, तो हमने क्या किया है, इसको ओरल एंटीबायोटिक पे घर भेज दिया है. ठीक है, चलो तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट देखें हम ज़रा. So Sub-Zero is telling me question was every parameter like eating etc of child was normal, diagnosis and management पूछा था. ठीक है, so diagnosis and management पूछा था. So अगर ओके इफ़ यू आर सेइंग दिस विद रेफरेंस टू निमोनिया, आई नो देयर इज लैग. तो देखो अगर डायग्नोसिस नहीं दिया है निमोनिया का, सो आई कैन चेंज दिस क्वेश्चन राइट नाउ. सो अगर डायग्नोसिस नहीं दिया है निमोनिया का और बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट 48 पर मिनट दिया है, फीवर दिया है, पर कोई चेस्ट रिट्रैक्शंस नहीं है, मतलब दिस चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग नो टेकिपनिया. ठीक है, इफ़ आई हैव टू राइट इट डाउन, इज़ नॉट हैविंग एनी चेस्ट रिट्रैक्शंस. ठीक है, राइट, ये दोनों चीज़ें हैं. और 9 मंथ ओल्ड का चाइल्ड है जिसको कि फीवर करके बच्चा आया है. तो अगर इसमें डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पूछा है बच्चा, तो फिर इसमें नो निमोनिया ही बोलेंगे. IMNCI के हिसाब से आप देखो तो इस बच्चे में आता है नो निमोनिया, नो साइंस ऑफ फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट रिट्रैक्शन, तो इसमें नो निमोनिया ही बोलेंगे. एंड इसमें फिर आपका आंसर आ जाएगा नथिंग टू बी डन. ठीक है, सेंड द चाइल्ड बैक, नो ट्रीटमेंट टू बी नीडेड. ठीक है, फिर इसका आंसर डी हो जाएगा. बट देन यू हैव टू टेल मी, अगर ये वाला सिनेरियो था जिसमें आपसे पूछा गया था कि डायग्नोसिस क्या है एंड मैनेजमेंट क्या है, तो डायग्नोसिस इस बच्चे का नो निमोनिया हो जाएगा. क्योंकि अगर आप देखो कि इसमें न चेस्ट रिट्रैक्शंस हैं और न ही सिर्फ फीवर है, फीवर इज पॉजिटिव एंड नो चेस्ट रिट्रैक्शंस और नो टैकेपनिया, तो फिर ये बच्चा नथिंग कफ कोल्ड वाली कैटेगरी में आता है. एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग, जस्ट कॉल द चाइल्ड बैक आफ्टर 5 days. ठीक है, सो आई कैन आई हैव जस्ट मॉडिफाइड द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जो भी ऑप्शंस थे, तो आपको अब करेक्ट आंसर पता लग गया होगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. चाइल्ड विथ 3 days of watery diarrhea, vomiting and altered sensorium presented to OPD. All of the following can be included in differential diagnosis except. So this is a classic PYQ. अभी आपके जो लास्ट INI-CT एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आया था, सेम ऑप्शंस थे. ठीक है, सो दिस इज अ PYQ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रिपीटेड विद इन 6 months. तो इसमें हम क्या सोचेंगे, तो देखो डायरिया, वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम अगर है तो हाइपोनेट्रीमिया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वाटरी डायरिया. सिवियर डिहाइड्रेशन, यस हो सकता है, आपको पता है बच्चा लूज़ कर रहा है, अपर पार्ट से वॉमिटिंग से भी लूज़ कर रहा है, अपर GIT से और लोअर GIT से इन फॉर्म ऑफ वाटरी डायरिया भी लूज़ कर रहा है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है. सेरेब्रल वेन ऑक्लूजन या सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं, तो उसकी परफेक्ट सेटिंग है जब बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है, तो सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस इज और सेरेब्रल वेन ऑक्लूजन इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन. एंड वी नो दैट ऑल दीज 3 जो कंडीशंस हैं दे लीड टू व्हाट्स ऑल्टर्ड सेंसोरियम, राइट. तो ये सारे अगर कोई बच्चा मेरा वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम में आता है, तो वी हैव टू थिंक दीज 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर श्योर. नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेज, मैम HUS का क्या करें. तो HUS का बच्चों आपको पता होना चाहिए कि HUS 3 days की हिस्ट्री में नहीं होता. दिस इज़ वेरी क्लियर. अराउंड 7 days to 10 days की हिस्ट्री होती है, एंड वो भी वेरी स्पेसिफिकली HUS में आपको मिलेगी ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री और डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं, तो ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री मिलेगी. अगर आपसे वो HUS का डायग्नोसिस चाहता है तो वो आपको कुछ अनीमिया भी बोलेगा, बिकॉज इसमें क्लासिकली माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया होता है और इसमें क्लासिकली लो प्लेटलेट्स होते हैं. और इसमें एक और चीज़ होती है दैट इज रीनल फेलियर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट या अनूरिया या ओलिग्यूरिया, एनीथिंग कैन बी HUS कैन प्रेजेंट विद. व्हाट अबाउट ऑल्टर्ड सेंसोरियम, क्या ऑल्टर्ड सेंसोरियम HUS में होता है? बिल्कुल जी होता है. आपको पता होना चाहिए HUS में 2 ऑर्गन्स मेजर अटैक पे होते हैं. कौन से 2 ऑर्गन्स? एक होता है किडनी, ठीक है, और दूसरा होता है ब्रेन. दोनों ऑर्गन्स के जो माइक्रोवैस्कुलेचर होते हैं वो अंडर अटैक होते हैं और इट इज़ अ काइंड ऑफ
काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टाइप्स उस टाइम डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो माइक्रो कैपिलरीज होती हैं उसमें थोड़े थोड़े थ्रोम्बोसिस बनने लग जाते हैं, एंड दैट इज वाई दीज टू ऑर्गन्स आर अंडर ऑटोइम्यून। तो नहीं बोलो, ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, डोंट कंसिडर इट एज ऑटोइम्यून, बट yes, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया इसलिए होता है बिकॉज RBCs when they traverse through these capillaries which are under attack, तो they get deformed and they get hemolyzed, right? तो किडनी और ब्रेन ये दो होते हैं, इसकी वजह से ऑल्टर्ड सेंसोरियम तो देखा जाता है, बट यहाँ पे हम HUS को सिंगल आउट कर देंगे। आपका आंसर यहाँ पे HUS ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द हिस्ट्री गिवन इज टू शॉर्ट एंड वी आर नॉट हैविंग एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया और लो प्लेटलेट्स और समथिंग सजेस्ट ऑफ लो प्लेटलेट्स और रीनल फेलियर। तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑड मैन आउट HUS हो जाता है, बट रिमेंबर ऑल्टर्ड सेंसोरियम तो HUS में भी पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर क्लासिकल दिस थिंग, ठीक है। Okay, so Dr. Suhotra Chatterjee is telling me, ma'am, scenario was same, but in option A and C में pneumonia था। देखो बच्चों, अगर मैं अगेन आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन, आई न्यू कि इसमें ना, क्योंकि बिकॉज इवन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी गेटिंग द रिकॉल इन दिस केस बिकॉज थिंग्स वर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ओवर हियर, ठीक है। बट एनीवेज इसमें बेटा अगर आपको डायग्नोसिस निमोनिया का नहीं दिया गया है और यही सिनेरियो है जिसमें कि बच्चे को सिर्फ फीवर है एंड आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि 48 पर मिनट वाली रेस्पिरेटरी रेट को हम एट 9 मंथ्स क्या जज करें, तो आप नो टैकेपनिया जज करोगे। तो उसको टैकेपनिया नहीं है और इन्होंने बोला है नो चेस्ट रिट्रैक्शंस, ठीक है। एंड इस बच्चे को क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीवर है, तो मैं इसको फिर कफ और कोल्ड बना करके उसको कुछ नहीं देंगे, नो एंटीबायोटिक्स एंड टू बी सेंट होम, ठीक है। दिस इज योर क्लासिकल। फिर उन्होंने IMNCI ही प्रोटोकॉल पे शायद पूछा है। अगर उन्होंने कुछ लिखा है कि नहीं वॉज डायग्नोज्ड एज निमोनिया, देन मैंने आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझा दी है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज स्ट्रेट अवे IMNCI प्रोटोकॉल पे हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम ओवर हियर एंड वही चीज़ आई है जैसे कि आप लोग मुझे इनपुट्स दे रहे हो। So let us move forward to the next question. Okay, so एक क्वेश्चन आया था, head SS assessment is done for, ये क्या चीज़ है? So yes, this is done for adolescents. अब ये किस चिड़िया का नाम है देख लेते हैं ज़रा। So this is an interview instrument for finding out about issues in the lives of adolescents, ठीक है। तो adolescent age group में हम ये assessment करते हैं, क्वेश्चनेयर के रूप में होता है ये, एंड वाज डेवलप्ड बाय सम मिस्टर कोहेन एंड हिज कोलीग्स। एंड हेड SS का एक प्रॉपर निमोनिक बना हुआ है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सो H स्टैंड्स फॉर इंक्वायरिंग द अडोलेसेंट अबाउट हिज होम एनवायरनमेंट, भाई कितने लोग हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ऑल दैट स्टफ। देन E इज़ फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, A इज़ फॉर व्हाट एक्टिविटीज़ डज ही इंडल्ज इन, क्या हॉबीज़ हैं, क्या करता है अपने फ्री टाइम में, स्पोर्ट्स खेलता है कि नहीं, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऑल दैट क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस विल कम अंडर एक्टिविटीज़। D से आता है ड्रग्स। ड्रग्स में हम हिस्ट्री लेंगे कि भाई उसका पीयर एज ग्रुप में वो खुद क्या ड्रग्स लेता है या उसके पीयर एज ग्रुप में कोई ड्रग्स लेता है या उसकी फैमिली में कोई ड्रग्स लेता है। एंड ड्रग्स में इसमें अल्कोहल इंटेक भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। सो ड्रग्स इसमें आ जाएगा। देन S स्टैंड्स फॉर सेक्सुअलिटी, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ ही इज सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, सिंगल पार्टनर है, डज ही यूज प्रोटेक्शन और नॉट, ऑल दैट हिस्ट्री वुड कम अंडर सेक्सुअलिटी। एंड ऑफ कोर्स व्हाट आर हिज प्रेफरेंसेस, राइट, सेम सेक्स और द ऑपोजिट सेक्स। एंड S कम्स फॉर सुसाइड और डिप्रेशन। सो सुसाइडल टेंडेंसीज है कि नहीं, हैव यू एवर थॉट ऑफ सच थिंग, व्हाट मेक्स यू वेरी सैड, दिस, ये सारी क्वेश्चनेयर इसमें आती है। सो दिस हेड SS, दिस इज डन फॉर अडोलेसेंट, इसका करेक्ट आंसर अडोलेसेंट आएगा। समझ में आ गया, ठीक है, चलें आगे। ओके, देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ डीके, व्हाट इज फॉलोड। सो दिस अगेन योर टिपिकली रिपीटेड PYQ। आपके लास्ट INI-CT में भी उन्होंने प्रॉपर इस्पात प्रोटोकॉल लिख करके पूछा था कि हमने कैसे डीके मैनेज करना है। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं हमारे, तो हमने अच्छे से अपने LNX के वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है पीडियाट्रिक एंडो वाले चैप्टर में हाउ टू मैनेज डीके। तो चलो ये देख लेते हैं ज़रा। सो इसमें एक ऑप्शन था स्टैट डोज ऑफ इंसुलिन, आई होप दे आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, गिवन फॉलोड बाय रेगुलर इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन 0.1 यूनिट पर kg पर आवर होता है ये, विद IV फ्लूइड्स, ठीक है। और बेटर देख लेते हैं, इन्फ्यूजन ऑफ रेगुलर इंसुलिन 0.05 यूनिट्स पर kg, 2.1 यूनिट पर kg पर आवर आफ्टर
1 hour ऑफ IV फ्लूइड्स एंड थर्ड इज बोलस सबक्यूटेनियस इंसुलिन गिवन, और डी कोई और ऑप्शन होगा जो कि हमको नहीं मिला। सो अगर इसमें देखें बच्चों, आपको सीधा सीधा इस्पात प्रोटोकॉल पूछा गया है, और इस्पात प्रोटोकॉल से पहले हम फॉलो करते थे समथिंग नोन एज मिलवाउकी प्रोटोकॉल। दोनों ही प्रोटोकॉल्स में एक कॉमन चीज़ होती है जो आपको समझना है, एंड दैट कॉमन चीज़ इज़ कि दोनों ही में सबसे पहले जब डीके में बच्चा आता है, अगर शॉक में आया है तो आपको ABC तो मैनेज करना है सबसे पहले। सो फर्स्ट आवर ऑफ थेरेपी इज़ फॉर ABC रिससिटेशन, ठीक है। सो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, यूजली ये बच्चे शॉक में आते हैं तो आपने उनको बोलस देना होता है, नॉर्मल सलाइन का बोलस देना होता है। कितना बोलस? 10 to 20 ml पर kg। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में तो 20 ml पर kg का बोलस देंगे, अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन में तो 10 ml पर kg का बोलस देंगे। एक बोलस दे करके फिर आपको रीअसेस करना होता है, हो सकता है आपको दूसरा बोलस भी देना पड़े, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि पल्सेस आ गई, कि पल्स पैल्पेबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट आवर इज डेडिकेटेड टू ओनली एंड ओनली रिससिटेशन। ये हमने लास्ट INI-CT रिकॉल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स ही इंसुलिन की कहानी शुरू होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आते ही आपको पता है डीके है, उसका ब्लड शुगर वुड बी हिटिंग द स्काई, कुछ 550-600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसका ब्लड शुगर होगा, तो आप इंसुलिन के लिए देर क्यों कर रहे हो, 1 घंटे की भी देर क्यों कर रहे हो? तो बच्चों पहले आप ये समझो, आप इंसुलिन दे भी दोगे तो कौन सा टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंच जाएगी, बिकॉज उसका बच्चे का सर्कुलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन कभी भी फर्स्ट आवर में नहीं देना होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि इंसुलिन क्यों नहीं देना होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सबक्यूटेनियस इंसुलिन तो बिल्कुल ही नहीं देना होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं एक तो बोलस नहीं देना और सबक्यूटेनियस दोनों ही चीज़ें नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती अभी आपको बताते हैं। तो ये आपका इस्पात प्रोटोकॉल है। सो इस्पात प्रोटोकॉल में अगर आप देखो कि मॉडरेट और ग्रेटर डिहाइड्रेशन में जब बच्चा आया है तो आप सबसे पहले IV थेरेपी अगर इसमें देखें हम, देखो सलाइन दे रहे हो आप 10 to 20 ml पर kg में, रिपीट, कैलकुलेट फ्लूइड रिक्वायरमेंट, एंड देन यू नेक्स्ट आवर, सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स, ये सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स है, यू कंटिन्यूस IV इंसुलिन इन्फ्यूजन शुरू करते हो 0.05 to 0.1 यूनिट पर kg पर आवर के हिसाब से, ठीक है। स्टार्टिंग इसमें बहुत क्लियरली लिखा है, स्टार्टिंग 1 आवर आफ्टर IV फ्लूइड्स इज इनिशिएटेड, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। सेम चीज़ हम लोग सीवियर में भी करते हैं, जिसमें भी आपको ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में आया हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिससिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन जो था कि मैम क्यों नहीं देते हैं, तो कि हमको याद रहे, तो कुछ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट पर्ल्स हैं हमारे डीके के जो आपको याद रखना है। सबसे पहले कंटिन्यूड IV इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन इज प्रेफर्ड। अभी हमने ये नहीं बोला कब, पर आपको अब पता पड़ गया, आफ्टर फर्स्ट आवर ऑफ रिससिटेशन, ठीक है, बाद में भी आएगा ये। नो रोल ऑफ इनिशियल इंसुलिन बोलस, नो रोल ऑफ सबक्यूटेनियस इंसुलिन। वाई? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सबक्यूटेनियस इंसुलिन का भी एब्जॉर्प्शन काफ़ी पुअर रहेगा इन द सेटिंग ऑफ पुअर परफ्यूजन। जब बच्चे की पल्सेज ही नहीं है तो चाहे आप IV इंसुलिन दो, जब चाहे सबक्यूटेनियस इंसुलिन दो, ठीक है, आपके इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपने सबक्यूटेनियस इंसुलिन भी नहीं देनी है। नाउ इंसुलिन शुड बी एडेड ओनली आफ्टर इनिशियल हाइड्रेशन। वाई? तो 3 रीजंस होते हैं इसके। बिकॉज अगर आपने इनिशियली दे दी इन द फर्स्ट आवर इटसेल्फ, देयर विल बी ड्रास्टिक फॉल इन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। अब आप बोलोगे मैम इससे क्या होगा, हो जाए प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी में फॉल, हम तो चाहते हैं कि शुगर फॉल हो जाए। नहीं बच्चों, डीके का मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जो मैनेजमेंट होता है, जो इंसुलिन इन्फ्यूजन होता है, जो फॉल ऑफ हम शुगर करवाते हैं, वो बहुत ही ग्रेजुअल ओवर 24 to 36 आवर्स में करवाते हैं। अगर आपने रैपिडली फॉल करवा दिया, जैसे कि यहाँ करवाया, बच्चे को हो जाएगा सेरेब्रल एडिमा, एंड दिस इज वन ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीके। डीके से शायद बच्चा नहीं मरे, बस सेरेब्रल एडिमा से ज़रूर ही विल बी इन अ फेटल पोजिशन। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू गिव इंसुलिन वेरी वेरी स्लोली, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट देर इज़ नो रैपिड फॉल ऑफ ब्लड शुगर। सेकेंडली, अगर आपने इंसुलिन फर्स्ट आवर इटसेल्फ में दे दिया तो अगेन हाइपोकैलीमिया का रिस्क रह जाता है, बिकॉज इंसुलिन विल कॉज शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इंट्रासेलुलरली। तो आपने नोटिस किया होगा जब हमने इस्पात प्रोटोकॉल देखा था तो उसमें आपको बताया गया था कि
आपको जब सेकेंड आवर ऑनवर्ड जब आप फ्लूइड शुरू करते हो तो एक ड्रिप पे आप इंसुलिन शुरू करोगे, रेगुलर इंसुलिन, डोज बता दी गई थी आईवी, एंड सेकेंड ड्रिप में जो आप फ्लूइड देते हो मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड, उसमें पोटेशियम भी ऐड करते हैं, बिकॉज वी नो दैट इंसुलिन शुरू करने से हाइपोकलीमिया होने के चांसेस हैं. ऑफ कोर्स दिस चांसेस वुड इंक्रीज मोर इफ यू गिव इंसुलिन इन द फर्स्ट आवर ऑफ रिससिटेशन इटसेल्फ, राइट. तो इसलिए ये नहीं देते. देन और क्या हमारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दैट इन्फ्यूजन रेट जो इंसुलिन का है दिस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड ओनली आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ एसिडोसिस. आई नो सबके दिमाग में चलेगा नहीं जी हम तो आईवी इंसुलिन बंद कर देंगे जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ बच्चा अप्रोच करने लगेगा. नो, प्लीज रिमेंबर, एंड पॉइंट ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन इज नॉट रेजोल्यूशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया बट रेजोल्यूशन ऑफ एसिडोसिस. अब क्या करेंगे, अगर बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा है और बच्चे का एसिडोसिस तो सही नहीं हुआ, तो आप उस जो मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड आपने अलग से चालू किया है उसमें हम शुगर ऐड करने लग जाते हैं. तो यूजली व्हेन द ब्लड शुगर अप्रोचेस समथिंग लाइक 270 और 250 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, देन वी स्टार्ट एडिंग शुगर टू द आईवी फ्लूइड्स सो दैट बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप इंसुलिन, क्योंकि हो सकता है बच्चे का पीएच अभी भी 7.1 पे हो और हमें पता है कि ये तो नॉर्मल पीएच नहीं है, तो ये तो अभी नॉर्मल होने में टाइम लगेगा. तो आप बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिक नहीं होने दो, आप उसके मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड्स में वी ऐड शुगर. ठीक है, सो वी हैड ग्लूकोज एंड दिस इज हाउ वी मैनेज, राइट. ओके, एंड डोज वी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 0.1 यूनिट पर केजी से शुरू करते हैं, 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर. एंड अगर इन्फेंट्स और माइल्ड डीके है तो उसमें थोड़ा डोज हम कम कर सकते हैं, 0.05 यूनिट्स पर केजी पर आवर. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि हो सकता है जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाया गया एग्जैक्टली वो वर्डिंग्स ना हो, बट देन यू नो अबाउट डीके एंड यू मस्ट बी नोइंग कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन डाउन सिंड्रोम. क्या हाइपोथायराइडिज्म दिखता है? बिल्कुल जी दिखता है. हियरिंग लॉस, यू शुड नो दैट डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन दे आर एट रिस्क फॉर बोथ कंजेनाइटल और अक्वायर्ड हियरिंग लॉस. ठीक है, तो ये भी दिखता है. शॉर्ट स्टेचर में तो हम सबसे पहले सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, आपको अगर याद है, आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं, हमने निमोनिक बनाया था TDS, द सिंड्रोमिक कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर, जो 3 सिंड्रोमिक जो आपको बिल्कुल यू नो फॉरगेट नहीं करने हैं. एक है आपका टर्नर सिंड्रोम, D से है डाउन सिंड्रोम और S से है यू नो सेकल सिंड्रोम. इफ आई हैव टू राइट SECKEL, सेकल सिंड्रोम. तो शॉर्ट स्टेचर भी होता है. तो क्या चीज़ नहीं होती? ऑफ कोर्स द ऑड मैन आउट इज द फोर्थ ऑप्शन. कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इज द आंसर ओवर हियर. रिमेंबर, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन और इज अ फाइंडिंग विच यू सी टिपिकली इन चिल्ड्रन हु आर इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स. ठीक है, तो ये न्यूनेट में आपको पता होना चाहिए इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में द मोस्ट कहते हैं स्पेसिफिक malformation indicative of you know infant of diabetic mother is caudal regression syndrome. ठीक है, तो इसमें ये caudal regression syndrome वहाँ देखने को मिलती है, डाउन सिंड्रोम में देखने को नहीं मिलती. ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका. ओके, सो ये आपकी पूरी लिस्ट है यू नो फ्रॉम आवर बुक ऑफ नेल्सन की क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है. तो इसमें आप देख सकते हो कंजेनाइटल और अक्वायर्ड हियरिंग लॉस दिया हुआ है. इन बच्चों में सीरस ओटाइटिस मीडिया काफ़ी कॉमन होता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो दोनों चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं. तो सीरस ओटाइटिस मीडिया डेवलप होने के काफ़ी चांसेस होते हैं इन बच्चों में. ठीक है, सो एंड ऑफ कोर्स दीज चिल्ड्रन आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग congenital or acquired hearing loss. Of course, congenital or acquired hypothyroidism, these children have high incidence of thyroid dysgenesis. आपको ये भी पता होना चाहिए dysgenesis का क्या मतलब है. या तो थायराइड ग्लैंड aplastic है, या हाइपोप्लास्टिक है, या एक्टोपिक है. तीनों में से कुछ भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम में. ठीक है, एंड दूसरा शॉर्ट स्टेचर तो आपको बताया गया. एंड ऑफ कोर्स जैसे बताया गया कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इज अ फीचर ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एंड नॉट डाउन सिंड्रोम. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. फिर देखते हैं स्वेट क्लोराइड एंड पेनक्रियाटिक लेवल्स ऑफ क्लोराइड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस आर. सो सिस्टिक फाइब्रोसिस तो बच्चों INI-CT का सबसे फेवरेट टॉपिक है. दिस यू शुड नो. ठीक है, ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा. स्वेट क्लोराइड मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस हर INI-CT के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है. तो क्या होता है इसमें, तो ये देखने से पहले ऐसा करते हैं, let us look at some genetics and microbiology of cystic fibrosis. So mutation in the gene, you know CFTR जीन होता है जो कि कल्प्रिट जीन होता है. CFTR का फुल फॉर्म होता है आपको पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेनस कंडक्टेंस रेगुलेटर. सो इसमें म्यूटेशन होती है, मतलब ऐसा कोई जीन, ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर जो कि क्लोराइड ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, वो
कल्प्रिट जीन होता है और उसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस के सारे लीजन्स या सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस आते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट INI-CT में सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि कौन सा आयन का ट्रांसपोर्ट इसमें मैल फंक्शन करता है, तो उसमें आंसर वॉज क्लोराइड आयन। इस बार उन्होंने थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। नाउ द फेलियर ऑफ chloride conductance by the epithelial cells leads to the dehydration of secretions that are too viscid, viscid मतलब viscosity increase हो जाती है and difficult to clear, and we know that this defective gene encoding for CFTR membrane this thing transporter is located on chromosome 7, ठीक है। The most common mutation हमको पता है इस डेल्टा F508 कहते हैं हम, तो 508 पे पोजीशन पे फिनाइल एलानिन का डिलीशन होता है, ठीक है। ये हमारा ये भी सारे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसमें देखें तो प्रॉब्लम क्या होती है, तो प्रॉब्लम अगर आप देखो ये एयरवे ल्यूमन है, ठीक है, और ये आपका जो ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि क्लोराइड ऐसे जा रहा है और क्लोराइड के साथ साथ सोडियम भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखें ज़रा, तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस में व्हाट हैपन्स इज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम अक्रॉस दी एपिथेलियल सेल्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि क्लोराइड ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाता, और क्लोराइड ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाता मतलब क्लोराइड बहुत ज़्यादा जाता है और अपने साथ साथ सोडियम को भी वो ले जाता है, और सोडियम जब जाएगा तो आपको पता है वाटर भी साथ साथ जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो आपके जो सिक्रीशंस जो एयरवे ल्यूमन है, ये एयरवे ल्यूमन है, ठीक है, ये सब म्यूकोजल साइड है, हमारे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा अंदर की इंट्रासेलुलरली आ गया, सब म्यूकोजा की तरफ आ गया, तो आपके जो सिक्रीशंस होंगे ल्यूमन में वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, वो विदाउट वाटर हो जाते हैं, वो काफ़ी थिक हो जाते हैं, एंड वो वहाँ पे पड़े रह जाते हैं, उनका उनको निकालना फ्रॉम द एयरवेज बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड वंस दे आर स्टक अप ओवर देयर दे हार्बर दे फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इसी वजह से इन बच्चों को स्पेशली ये कहाँ होता है, ये हम लंग्स की बात कर रहे हैं, पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, हर जगह ये चीज़ होती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में क्या ट्विस्ट है कि जो हमारा ये है क्या कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स में क्या होता है कि एयरवे एपिथेलियम यहाँ पे उल्टी चीज़ होती है, यहाँ पे जो एयरवे सेल्स में तो एक्सक्रीट नहीं होता क्लोराइड फ्रॉम सेल्स इनटू द ल्यूमन, ठीक है, और इसकी वजह से क्लोराइड हमारा ट्रैप हो गया, सोडियम फॉलो हो गया इसको, एंड सिक्रीशंस हमारे विस्केट हो गए। अब स्वेट ग्लैंड्स में क्या होता है, सेम CFTR है, और यहाँ पे क्या होता है क्लोराइड कांट बी एब्जॉर्ब्ड, तो दैट मीन्स क्लोराइड कहाँ ज़्यादा रह जाता है, इनटू द ल्यूमन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, और अगर क्लोराइड वहाँ पे रह रहा है तो सोडियम भी वहीं पे रहता है, और इस वजह से इन बच्चों का जब स्वेट अगर आप जब इन बच्चों को किस करते हो तो इनको आपको सॉल्टी फीलिंग आएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द स्वेट। तो आप क्या देख रहे हो, एक जगह जहाँ पे क्लोराइड को नॉर्मली सिक्रीट आउट होना चाहिए था वहाँ सिक्रीट आउट नहीं हो रहा, वहाँ पे बिकॉज हमारा CFTR जीन जिसको सिक्रीट आउट करना था इनटू द एयरवे ल्यूमन वो ठीक से नहीं कर रहा, उल्टा ही काम हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड इंट्रासेलुलरली रिटेन हो रहा है। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लोराइड और सोडियम होता है वो एब्जॉर्ब होना होता है और वो एब्जॉर्ब नहीं होता और वो ल्यूमन में पड़ा रह जाता है, इसलिए स्वेट की कॉन्सेंट्रेशन, स्वेट में सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब ऐसे बच्चे को जब आप किस करोगे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे को जिसमें जो कि स्वेटी हो रहा है तो आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा, और ये ही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है दैट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दी स्वेट, दैट इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट। तो ये चीज़ होती है, और ये सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स में होता है जहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है, बाकी जगह डिक्रीज कंसंट्रेशन होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पैनक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ल्यूमन हो गए, सब में यही चीज़ होता है कि जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं वो विस्किड और थिक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एज अ रिजल्ट का ठीक से सिक्रीशन इनटू द ल्यूमन नहीं हो पा रहा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो क्लोराइड कंसंट्रेशन इंक्रीज इन स्वेट, ये तो सही है, बट इंक्रीज इन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन तो ये गलत हो गया, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं है। क्लोराइड कंसंट्रेशन डिक्रीज इन स्वेट, ठीक है, एंड ये तो गलती है, तो आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्लोराइड कंसंट्रेशन इंक्रीज इन स्वेट, ये तो सही है, एंड डिक्रीज इन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है इफ दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज गिवन। एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन डिक्रीज इन स्वेट एंड इंक्रीज इन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, ये गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, C ऑप्शन रहेगा, ठीक है।
सो दिस इज इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अ चाइल्ड हैज़ फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस विथ फॉलोइंग CSF एग्जामिनेशन। बताओ जी डायग्नोसिस क्या है। आई होप दिस वाज द क्वेश्चन विच हैड कम इन योर एग्जाम। मुझे तो रिकॉल में ये मिला। तो अगर आप देखो, अगर हम इसके यूनिट्स डाल देते हैं, 63 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा एंड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। तो क्या ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है? बच्चों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यूजुअली आपके न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर आपको वो बहुत खींचना चाहे तो आपको पता होना चाहिए इनिशियल स्टेजेस में या फिर इन पार्शली ट्रीटेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसे हम PTPM कहते हैं, पार्शली ट्रीटेड पाइथोजेनिक मेनिंजाइटिस, उसमें हो सकता है लेटर ऑन स्टेजेस में आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे हम क्यों बैक्टीरियल इसको नहीं कहेंगे? बिकॉज इसमें प्रोटीन्स तो इतने ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन लेवल 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है हमारा CSF का, 40 से तो ज़्यादा है पर इतना नहीं है जितना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारा आउट हो गया। ऑल्दो ग्लूकोज इसका काफ़ी कम है, पर आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का लेवल यूजुअली हम ब्लड शुगर के मुकाबले देखते हैं। तो हम कहते हैं जब CSF ग्लूकोज का लेवल लेस देन 2/3 ऑफ द ब्लड शुगर हो, तब हम सिग्निफिकेंट मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट एनीवेज लेट मी टेल यू, एनीथिंग लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ शुगर इज डेफिनेटली, मतलब ठीक है, ये हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। बट ये फिर भी हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इसलिए नहीं क्लासीफाई करता क्योंकि एक तो लिम्फोसाइट्स हैं एंड सेकेंडली प्रोटीन्स उतने एलिवेटेड नहीं है। अब आप बोलोगे मैम पार्शली ट्रीटेड पाइथोजेनिक मेनिंजाइटिस में तो आप कह रहे हो लिम्फोसाइट्स हैं और हो सकता है प्रोटीन भी नॉर्मलाइज होने लग जाए, बट प्लीज रिमेंबर प्रोटीन्स आर द लास्ट पैरामीटर टू बिकम नॉर्मल इन अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो प्रोटीन्स तो एलिवेटेड रहेंगे पार्शली ट्रीटेड में भी, ठीक है, तो इतने एलिवेटेड नहीं, तो इसलिए हमारा बैक्टीरियल आउट हो गया। क्या ये ट्यूबरकुलर है? तो ट्यूबरकुलर हमारा मन तो कर रहा है ये ट्यूबरकुलर है, क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स हैं, ट्यूबरकुलर में होते हैं और ग्लूकोज भी लो है। ठीक है जी, थोड़ी बहुत होती है, बट प्लीज रिमेंबर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, 500 to 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपको याद है, इसमें हम बोलते हैं कि इफ़ वी कीप द CSF in a test tube untouched in a vertical position, what do we see is कि हम देखेंगे कि उसमें फिब्रिन स्ट्रैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं कॉबवेब कोएगुलम, तो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो इस वजह से जो 63 का प्रोटीन डज नॉट क्वालिफाई फॉर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है, मुझे इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं पता है, अगर क्लिनिकल हिस्ट्री पता होती तो शायद मैं और अच्छे से आपको ये समझा पाती, बट एटलीस्ट जजिंग बाय दी गोइंग बाय दी व्हाट इज गिवन द सिनेरियो गिवन ऑन द CSF, अनलाइकली कि ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। सो दिस यूजली क्लासिफाइज एज वायरल मेनिंजाइटिस, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, नंबर 1, प्रोटीन भी हो सकता है लो। स्पेसिफिकली जो मम्स मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस होता है ना, मम्स में हमको लो शुगर देखने को मिलता है। बाकी आपको किसी वायरल मेनिंजाइटिस में इतना ज़्यादा लो शुगर देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ मम्स में हम डिस्क्राइब करते हैं कि हाइपोग्लाइकोरेकिया होता है। व्हाट इज हाइपोग्लाइकोरेकिया? लो CSF शुगर का दूसरा टेक्निकल नाम है हाइपोग्लाइकोरेकिया। तो हाइपोग्लाइकोरेकिया स्पेसिफिकली वायरल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड प्रोटीन्स थोड़े बहुत एलिवेटेड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मोस्ट लाइकली आपका डायग्नोसिस क्या बन गया? तो करेक्ट आंसर इज वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो और कुछ बोलना है? सो लिटलेस लेंसेज इज सेइंग भूपेंद्र जोगी। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट डॉक्टर लिटिल सेंस इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग आया था, ठीक है, कि आपके इनहेरिटेंस पैटर्न दे रखे थे और ये हमारी बिल्कुल क्लासिकल बीमारियां दे रखी है। इफ़ द रिकॉल इज करेक्ट, एंड आई एम श्योर ये सबका करेक्ट हुआ होगा। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर इज कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है वो तो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है वो होता है क्लासिकली आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। माइटोकॉन्ड्रियल तो LHON होती है, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, एंड एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, तो ये आपका दिस वाज द करेक्ट यहाँ पे मैंने करेक्ट कर रखा है, तो दिस वाज द करेक्ट मैचिंग। आई होप आप सब लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पीडियाट्रिक्स रिकॉल सेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पीडियाट्रिक्स। आई एम श्योर आप सब लोगों ने अच्छा किया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एस इट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल ऑफ अस फॉर विनिंग दिस साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वाला मैच। चलो, गुड, थैंक यू।